इफेक्ट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट देखो बच्चों ऐसा है, इंडक्टिव इफेक्ट बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखो यार, जैसे हमारे पास एक सबस्ट्रेट था और हमारे पास धीरज हमारे पास एक रिएजेंट था। ये रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, तो इसके अटैक करने के पीछे कुछ ना कुछ जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना, जो रिक्वायर्ड होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। जो कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो कि 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से शुरुआत के 3 परमानेंट है और चौथा वाला टेम्पोररी इफेक्ट है। और उसमें जो सबसे पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे थे, उसका नाम इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट मेरा आपसे सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किसे कहते हैं? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करे, उसके कारण जो इफेक्ट होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। तो मुझे बताइए, क्या इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है कि नहीं मूव हो रहा? इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा, इधर उधर जा रहा, बिल्कुल जा रहा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इसलिए इसको भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये इसको परमानेंट कहते हैं। परमानेंट क्यों कहते हैं? यदि कोई कार्बन की चेन पे यदि आपने कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है ना, तो वो क्या करेगा, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को स्लाइटली अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे इस पे पार्शियल माइनस चार्ज, इस पे पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है। इसी इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं? याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही स्लाइटली डिस्प्लेस होते हैं। इसलिए इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये जो इफेक्ट होता है ना, ये 3 कार्बन तक दिखता है। 3 कार्बन तक ये इफेक्ट दिखता है, चौथे कार्बन से ये इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाता है। ये इफेक्ट तभी होता है ना जब इन दोनों के बीच में ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, ये तभी इफेक्ट एराइज होता है। इसका जो डायरेक्शन है ना, ऐसे जो बॉन्ड बना होता है उसे बीच में ऐसे एरो बना देते हैं, और जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उधर की तरफ बनाते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होता है? जिधर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। बात समझ में आ गई? मैंने आपको ये सब चीजें बता दिया था। ये ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू ऑपरेट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का इसका कोई लेना देना नहीं है। चूंकि पार्शियल स्लाइटली डिस्प्लेस होता है, इसलिए पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है। और ये परमानेंट क्यों है? परमानेंट ये है कि यदि आपने जो पहला चैप्टर आप जो पढ़ रहे हैं, जिसका नाम एल्काइल हैलाइड है, तो बच्चों आपको कहने की जरूरत नहीं है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, इसमें पार्शियल माइनस, इसमें पार्शियल प्लस, ये सीन हमेशा बना रहेगा। आप रिएक्शन कराओ तो अच्छी बात है, आप रिएक्शन कराओ, किसी इलेक्ट्रोफाइल को लाओ, चिपकाओ, रिएक्शन कराओ तो ठीक है। नहीं कराओगे ना, तब भी ये सीन बना ही रहेगा, ये परमानेंट ही बना रहेगा, और इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अच्छा मान लो अगर आपने कोई रिएजेंट और रिएक्शन करा रहा है, भैया म्यूट कर लो यार, तिथि म्यूट करिए, तिथि, ठीक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, इसके पीछे ना, जैसे मान लो कि रिएजेंट इस पर अटैक किया, तब क्या बोलेंगे साहब, ये जो रिएजेंट इस सबस्ट्रेट पर अटैक कर रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो इंडक्टिव इफेक्ट है। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का जो रीजन है इंडक्टिव इफेक्ट, इसी कारण ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। खैर आप काम की बातें शुरू करें, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन की बातें शुरू करें। यहाँ तक मैंने आपको सब बता दिया था, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने कल आपको एक बात और बताई थी, मैं आपको फिर बता दूं, जरा सुन लीजिए। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट जो आई इफेक्ट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बच्चों, वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तभी तो इसका माइनस होगा। कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है ना कि जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है वो माइनस आई ही शो करेगा, ठीक है। और ये क्या है? ये डोनर है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन चिपका देता है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है ना। इसको इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप भी बोलते हैं, ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता है। तो बच्चों अगर जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो जितने भी ऐसे कंपाउंड है, जितने भी ऐसे स्पीसीज हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यदि उनके पास में प्लस आई का ग्रुप चिपका दूं तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो स्टेबल हो जाते हैं। सर कौन कौन से हैं? एक कार्बोकेटायन है, एक कार्बन फ्री रेडिकल है। तो जब भी कभी कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल जो अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ,
यदि आपको उनकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो उनके आसपास प्लस आई का ग्रुप आप ऐड करते जाइए। जितने ज्यादा उनके आसपास प्लस आई के ग्रुप होंगे वो उतने ज्यादा उनको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, और ये जितने ज्यादा इनको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे ये न्यूट्रल होते जाएंगे और स्टेबल होते जाएंगे, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की तलाश है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच है उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जैसे कार्बन आयन है, तो यदि इनसे कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, तो इनके पास माइनस आई का ग्रुप हमें लगाना चाहिए यदि इनको स्टेबल करना है तो साहब ये मैंने बता दिया था, और अब हम काम की बातें शुरू करते हैं। एक बात और बता दूं, ये तो लाइन याद होना चाहिए जो मैंने अभी बताई है, मैंने कल आपको रिवाइज करा दिया था ना। अब आगे की लाइन सुनिए। तो मैंने आपसे बताया था, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपसे एक बात और बताई थी कि अगर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और मैंने बताया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो माइनस आई शो करता है, और वही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के लाता है और डायरेक्शन उधर की तरफ ही दिखाते हैं। मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है बच्चों, परसेंटेज एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वैसे बढ़ेगी, और मैंने इस पर 2 क्वेश्चन भी कराया था, ठीक। अब आगे सुनिएगा, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए। मैंने बताया था कि sp कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp2 उसके बाद sp3 उसके बाद, लेकिन अगर मान लो कि मैं अगर नाइट्रोजन भी ले लूं और कार्बन भी ले लूं, इन दोनों का कंपैरिजन करूं, तो बच्चों शुरुआत में तो कोई टेंशन नहीं। शुरुआत मतलब ये हुआ कि यदि मैं, आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो आप अच्छे जानते होंगे। शुरुआत में क्या मैं बोल रहा हूँ कि यदि मैं sp3 नाइट्रोजन ले लूँ तो ये sp3 कार्बन से ज्यादा स्टेबल होता है। यदि मैं sp2 नाइट्रोजन ले लूँ तो ये sp2 कार्बन से, जब मैं जो बताना चाहता हूँ जरा उस पर फोकस करिएगा बच्चों। शुरुआत में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल नाइट्रोजन ज्यादा होगा कार्बन ज्यादा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। sp नाइट्रोजन ले लूँ तो ये sp कार्बन से ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है जो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रख लें। इस एक्सेप्शन के अलावा बच्चों ना, नाइट्रोजन हमेशा कार्बन से ज्यादा होता है। केवल ये एक्सेप्शन आपको याद रखना। कैसे एक्सेप्शन? यदि कभी भी आपको sp कार्बन का केस मिल जाए और कभी भी आपको sp3 नाइट्रोजन का केस मिल जाए, तो उस केस में, जैसे मान लो sp कार्बन मतलब ऐसे और sp3 नाइट्रोजन मतलब ऐसे, कोई भी लगा दो, ठीक है। ये sp3 नाइट्रोजन का केस ऐसे मिल जाए कभी भी, तो बच्चों ये sp3 है और ये sp है। कभी भी ऐसा केस मिल जाना बच्चों, तो उस केस में एक्सेप्शन होता है, कार्बन sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है बच्चों। आप डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर दिखाएंगे और ये होगा माइनस आई। बस ये एक्सेप्शन आप याद रखिएगा, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये याद रहेंगे, बाकी तो नाइट्रोजन हमेशा ज्यादा होता है। ये कभी पेपर में आ जाए तो आपसे धोखा हो सकता है, कृपया इसको याद रखेंगे, याद रखें बस, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप कोई भी पेयर लें हमेशा नाइट्रोजन ज्यादा होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। शुरू करें, तो शुरू करते हैं। अब देखो, एक बार मैं आपको पहले प्लस आई बताऊंगा, ठीक है। प्लस आई बताने के बाद कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर माइनस आई बताऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम लोग जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन जो 3 कार्बन तक दिखता है, ये मैं आपसे पूछूंगा, जरा डायरेक्शन दिखा के बताओ इसमें कैसे होगा। तो इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लस आई, इसको मैं रफ करूँ, किसी को इसकी फोटो वोटो लेनी है तो ले लो भैया। किसी को लगता है कि सर मुझे फोटो वोटो लेनी है, इसकी लेनी हो तो ले लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कृपया इसकी गलती ना करें, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। तो शुरू करते हैं ना। थोड़ा सा मैं प्लस आई के बारे में वैसे मैं चाहूँ तो पीडीएफ में बता दूं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ। खैर जरा देखिए, अच्छा अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि मुझे स्क्रीनशॉट लेनी, तो आप अपने मन से ले लीजिए, आप हमारा इंतजार ना करें कि मैं बोलूँगा तभी आप स्क्रीनशॉट लें, है ना। निशाक पटेल, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे स्क्रीनशॉट लेनी चाहिए तो ले लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ना। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप प्लस आई है? तो मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। एक तो मैंने एक पीडीएफ भेजा है छोटा सा, जो करीब 11-12 पेज का होगा, जो प्रिंटेड फॉर्म में होगा। वो पीडीएफ अच्छा पीडीएफ है, वो कम में ज़्यादा समझा दिया उसने। तो उसमें प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर लिखा हुआ। ऑर्डर मतलब साहब इसका ज़्यादा, इसका कम, इसका कम, इसका कम। पहली चीज़ तो वो ऑर्डर।
जहां भी पढ़ते हो अपने दीवार पे चिपका लेंगे। क्यों? क्योंकि जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऑर्डर बार बार देखना पड़ेगा। फिर भी कुछ एक्सपीरियंस से हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देखो, अगर आपको जितने भी एल्काइल ग्रुप दिखाई देंगे, एल्काइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप दिखाई दे, आर जनरली, मैं जनरली क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं, आर जनरली प्लस आई, जितने भी एल्काइल ग्रुप। अच्छा, एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, कोई बताएगा एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं? एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता हो, क्या होता? इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। अरे भैया, अभी तो इलेक्ट्रॉन एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव यस, करना। बिल्कुल सही बात है। यदि कोई एल्केन है ना, उसमें से कोई एक हाइड्रोजन हटा देंगे ना, तो जो बचेगा उसे एल्काइल कहते हैं। यार रिलीज करना वो तो बात की बात है ना, पहले जो एल्काइल है वो तो बताओ। जैसे मेथेन है, मेथेन अगर आप भूल चुके हो तो मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये मिथाइल हो जाएगा, इसे एल्काइल कहते हैं साहब। निशांत पटेल भूल चुके हो शायद, मुझे ऐसा फील हो रहा है। खैर कोई बात। देखो तो देखते हैं, जैसे मान लो बच्चों ये एल्काइल हो गया एक कार्बन का, मान लो ये भी एल्काइल हो गया। देखो तो पहले देख लेना 2 कार्बन का, मान लो ये एल्काइल हो गया बच्चों 3 कार्बन का। तो बच्चों जैसे जैसे एल्काइल बढ़ता जाएगा ना, तो बच्चों ये प्लस आई का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ये प्लस आई इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। अच्छा मान लो कभी किसी ग्रुप में ये लगाओ, किसी ग्रुप में ये लगाओ, किसी ग्रुप में ये लगाओ, तो मैं बोलूंगा साहब जो इसमें एल्काइल ग्रुप जिसमें सबसे ज्यादा है ना, वो प्लस आई ज्यादा शो करेगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यदि कोई भी कार्बोकेटाइन जो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो दुखी है, यदि कोई भी कार्बन फ्री रेडिकल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो दुखी है, भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, भाई इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इनको इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है। तो ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि हमारे आसपास अगर कोई प्लस आई का ग्रुप चिपक जाए तो इनको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो साहब आपको तो पहचानना आना चाहिए ना कि ये प्लस आई है कि माइनस आई है, तभी तो आप बोलेंगे साहब ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। मैं इसलिए ये कहानी चल रही है, ये बात याद रखिएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 बताने जा रहा, देख लो एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो बच्चों आप एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसे लिख रहा हो, क्या देखना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये 1 डिग्री है। अब आपने क्या किया, इसकी डिग्री बढ़ा दिया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 2 डिग्री आपने ले लिया और आपने इसकी डिग्री बढ़ा दिया और ये आपने 3 डिग्री। नंबर ऑफ कार्बन सेम है ना, नंबर ऑफ कार्बन, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो बच्चों ना टॉप टू बॉटम जैसे जाएंगे ना, प्लस आई ग्रुप, जो प्लस आई का जो ऑर्डर वो बढ़ता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 3rd डिग्री का सबसे ज्यादा, 2nd डिग्री का उसके बाद और 1 डिग्री का उसके बाद। तो जब कभी आपको लीनियर में लिखा हो ना, लीनियर मतलब ये ऊपर वाला सीधा लाइन में, तो नंबर ऑफ कार्बन देख लेना। और जब कभी आपको ऐसे दिखा हो ना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, तब क्या देखना है, सबसे ज्यादा 3rd डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, हमें कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाना, तो मुझे ऐसे ग्रुप चिपका के देखना पड़ेगा और जिसमें ये सबसे ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। कैसा भी थोड़ी देर बाद विचार करते हैं। फिलहाल बच्चों एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन सुन लो। मैंने क्या बोला कि जितने भी अल्काइल ग्रुप है ना वो हमेशा प्लस आई होते हैं, बस लेकिन एक एक्सेप्शन है। मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ना मेटल क्या होता है? आपको मेटल के बारे में खास बात में तो क्लास से बोलते हैं, मेटल क्या होता है मुझे कोई बता। मेटल एक ऐसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है जो कुछ भी हो जाए, मेटल एक ऐसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है जो कुछ भी हो जाए वो सामने वाले पे इलेक्ट्रॉन चिपका के ही रहेगा, चाहे आप इलेक्ट्रॉन लें या ना लें, उसको कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब है? जैसे मान लो कि मैंने ऐसे एल्काइल ग्रुप लग लिया, देखिए जैसे ये एल्काइल ग्रुप हमेशा क्या होता, हमेशा प्लस आई होता था। लेकिन बच्चों यदि आपने इसके बगल के पड़ोसी में, यदि आपने इसके बगल के पड़ोसी में कोई भी मेटल चिपका दिया, कोई भी मेटल, तो बच्चों अब ये मेटल क्या करेगा ना, अब ये मेटल ना सामने वालों को इलेक्ट्रॉन चिपका देगा। क्यों? क्योंकि मेटल की खासियत होती है कि वो हमेशा दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता ही है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन ले या ना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या करेगा, ये इस पे इलेक्ट्रॉन चिपका देगा बच्चों, तो इस पे पार्शियल माइनस आएगा, इस पे पार्शियल प्लस आएगा। तो मुझे बताओ, मैंने अभी तक क्या बोला था? मैंने बोला था जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, प्लस आई होते हैं, लेकिन इस केस में इसको माइनस आई बनना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक मेटल का मामला ना हो बच्चों, जब तक, एक बार फिर सुन लीजिए थोड़ा, एक बार मैं वो ऐड कर दूं चार्जर।
बच्चों मैंने क्या बोला, एक बार फिर सुनो। हमने ये बोला कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जितने भी अल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई होते हैं, तो बच्चों ये ऑलवेज के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि हम लोग जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की ना, तो हमें हर बातों पे विचार करना पड़ेगा। तो जितने भी अल्काइल ग्रुप है बिल्कुल अच्छी बात है। अगर कोई बोले कि साहब वो प्लस आई शो करता है, तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। हम अल्काइल ग्रुप को प्लस आई ही लिखेंगे। लेकिन बच्चों कभी भी इस प्रकार का केस आ जाना तो वो अल्काइल ग्रुप माइनस आई भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो बात नंबर 1 रही। अब बच्चों बात नंबर 2 सुनो। बात नंबर 2 है कि मान लीजिए कोई ग्रुप हो, ठीक है, और उस ग्रुप में ना ओवरऑल निगेटिव चार्ज हो, कोई भी ग्रुप हो, जैसे मान लीजिए ये देखो निगेटिव चार्ज हो, ये देखो निगेटिव चार्ज हो। तो बच्चों अगर किसी ग्रुप के ऊपर आपको निगेटिव चार्ज दिखता है ना बच्चों, तो ये हमेशा प्लस आई ही शो करेगा। क्यों शो करेगा? मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ऑक्सीजन के पास पहले से लोन पेयर होते हैं और आपने इस पर एक निगेटिव चार्ज चढ़ा दिया, अब इनके बीच में क्या होगा? धक्का मुक्की होगी, रिपल्शन होगा। तो इस तकलीफ से बचने के लिए जानते हो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को बोल देगा साहब जाओ। तो अगर मान लीजिए आपने कोई भी कार्बन का इसे ग्रुप लगा रखा है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को भेज देगा साहब इधर चले जाओ। क्यों? क्योंकि रिपल्शन से बचने के लिए ऐसा करते हैं सभी। समझ नहीं पा रहे हो यार? कुल मिला के आप इतना तो याद ही कर लो कि अगर कोई भी ग्रुप जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो ना, वो हमेशा ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, हमेशा प्लस आई होता है, वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देता है। और ये रहा उसका ऑर्डर, सबसे ज्यादा O माइनस का, फिर आपको सिडुलो माइनस का, फिर उसके बाद 3rd डिग्री अल्काइल का, फिर 2 डिग्री अल्काइल का, फिर 1 डिग्री अल्काइल का, फिर मिथाइल, आपका मिथाइल अल्काइल का, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान सुनिए, कुछ क्वेश्चन करें। आपको मैं क्वेश्चन दूंगा ना, सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, तो ये जो O माइनस है ना, ये केवल ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे, क्योंकि आपको पता ना हमेशा एनायन किसी ना किसी पॉजिटिव के साथ आता है, अकेले तो आएगा नहीं। तो आपको विचार क्या करना है? आपको विचार ये करना सर यहाँ पे O माइनस सर, यहाँ पे Na प्लस है, तो आपको तो O माइनस देखना है। O माइनस देखना मतलब ओवरऑल यहाँ पे आपको O माइनस दिख चुका है, तो O माइनस क्या करेगा सर? O माइनस ये आपका प्लस आई है, प्लस आई है मतलब, प्लस आई मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो मुझे जरा डायरेक्शन बनवाओ, एक कार्बन तक इसका इफेक्ट दिखाई देगा, दूसरे कार्बन तक इफेक्ट दिखाई देगा, और तीसरे कार्बन तक इफेक्ट दिखाई देगा। हो गया ऑर्डर, देख लो यार, ये प्लस आई है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ना, 3 कार्बन तक लगता है, 3 कार्बन तक मैंने बना दिया इंडक्टिव इफेक्ट। ये डायरेक्शन मैंने बनाया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। बात समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसे, मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसे, देख बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप कोई कंपटीशन की बुक सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि आपको O Na दिखाई दे, अब क्या बोलेंगे सर? ये O माइनस और ये Na प्लस है, मुझे बताओ अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। कोई बोल सकता है सर इधर भी जा सकता है? मिलकर बिल्कुल, लो इधर भी जा सकता। हो गया आंसर। 3 कार्बन तक आपको इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर दिखाना, क्योंकि आपको भी पता है कि ये 3 कार्बन तक इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैं एक बार फिर सुनिए, यदि कोई कार्बन की चेन हो और उस पर कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हो जो कि प्लस आई है, तो वो खुद के इलेक्ट्रॉन को दूसरों को देता है। वो 3 कार्बन तक उसका डायरेक्शन हमें दिखाना चाहिए। निसार पटेल समझ नहीं पाए? हाँ, तो अभी क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर देना पड़ेगा। स्मित पटेल समझ रहे हो? एक क्वेश्चन और कर ले। अगर अच्छा आपके मन में प्रश्न ये आएगा सर मान लो बेंजीन हो तब क्या करेंगे? मान लो बेंजीन हो तब क्या करेंगे? जरा देखिएगा, मान लो बेंजीन हो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया बेंजीन का, तो आपके मन में प्रश्न आएगा सर बेंजीन हो तब क्या करेंगे? मान लो बेंजीन ऐसे चिपका दिया, ऐसे ऐसे चिपका दिया O माइनस। अच्छा, ये आपके पेपर में O माइनस Na प्लस नहीं देगा, ये तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ना, ताकि ये फील हो जाए कि जो O माइनस का खानदान का कोई भी ग्रुप हो, O माइनस का खानदान का बच्चों, वो हमेशा प्लस आई शो करेगा। O माइनस छोड़ो, यदि कोई ग्रुप जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो वो प्लस आई शो करेगा, उसकी मजबूरी हो सामने वाले के लिए। अच्छा, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कुछ भी हो मतलब ज्यादा हो कम हो। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था? यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो वो हमेशा माइनस आई होता है, मैंने ये बताया था, बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन बच्चों यदि कोई ग्रुप हो उसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो भी, लेकिन यदि उसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो ना, तो वो प्लस आई बनना है उसको। क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इतना ज्यादा होता है ना कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता ही है। खैर अगर इसका ऑर्डर देखना, तो बच्चों मुझे बता दो कि आपको ये पता चल गया कि सर ये प्लस आई है, मैंने कहा, और आपको ये भी पता चल गया कि इंडक्टिव इफेक्ट में केवल और केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, पाई से कोई लेना देना नहीं है, नहीं लेना देना। तो भाई साहब पाई जहां पे वहां भूल जाओ, वही रहने दो, पाई जहां पे भूल जाओ, लो सिग्मा को बना दो। सर इधर भी तो हो सकता है, मैंने कर लो, इधर भी कर लो, हो गया आंसर, खत्म। याद रखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट का पाई से कोई लेना देना नहीं है, पाई है तो पड़े रहने दो ना, हमें क्या दिक्कत है, पाई रहने दो। हम केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को या तो स्लाइटली शिफ्ट करेंगे या तो स्लाइटली सामने की तरफ भेजेंगे। ये तो डिपेंड करेगा ना कि यहाँ पे प्लस आई है कि माइनस आई है। बात समझ में आ गई? सिंपल है, आसान सा प्रश्न, सबको समझ में आ गया? अभी अभी आपको करना इसलिए कह रहा हूं मैं। तो साहब ये प्लस आई का मैंने आपको पूरा कंसेप्ट सिखा दिया, अब मैं आपको माइनस आई सिखाने जा रहा हूँ, और माइनस आई सिखाने के बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी के मन में यदि कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ लीजिए, तो आप माइनस आई सीखने को तैयार हो जाइए। बट ये है माइनस आई इफेक्ट। आपको अच्छे से पता, माइनस आई का मतलब ये हुआ कि ये सामने वाला से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये सामने वाला से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तभी तो माइनस आई है। कुल मिलाकर इसको पहचानने का तरीका ये है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो वह माइनस आई होता है, क्योंकि सामने से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा इसका सबसे पहला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए बच्चों कि आपके पास ये कार्बन है CH2 और आपने इसमें एक फ्लोरीन लगा दिया, आपके पास फिर से ये कार्बन, आपने इसमें दो फ्लोरीन लगा दिया। अभी क्वेश्चन में काम आएगा, आपके पास ये कार्बन, आपने तीन फ्लोरीन लगा दिया। तो बच्चों यदि सेंट्रल मेटल एटम पे यदि सेंट्रल मेटल एटम पे यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की संख्या बढ़ती जाए ना, तो माइनस आई का ऑर्डर भी है ना वो भी बढ़ता जाता है। मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे ना तो ये माइनस आई जो है ना ये भी बढ़ता जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। टॉप टू बॉटम जाएंगे ना तो ये माइनस आई इफेक्ट भी ऑर्डर बढ़ता जाएगा। क्या आप हमारी बात समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ? एक बार फिर सुन लीजिए। टॉप टू बॉटम जैसे जाते हैं बच्चों ना, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाते जाते ये जो माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो भी बढ़ता जाता है। यदि सेंट्रल मेटल एटम पे, यदि सेंट्रल एटम पे यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की संख्या बढ़ जाए तो उसका ऑर्डर भी बढ़ता जाता है। ये बात याद रखिएगा। ये तो बात नंबर 1 होगी। बात नंबर 2 सुनिए। बात नंबर 2 क्या है कि बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि कोई भी ग्रुप हो, यदि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो और अगर उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाए तो बच्चों ये प्लस आई शो करता है। ये मैं बात बता चुका हूँ। तो बच्चों उसका उल्टा सोचो, उल्टा मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी ग्रुप आ जाए और उसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कोई भी ग्रुप आ जाए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो बच्चों ये ये माइनस आई शो करता है, माइनस आई। तो मैंने क्या बोला, यदि कोई ग्रुप है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बच्चों वहां पे आपको प्लस आई सोचना है, और यदि कोई ग्रुप है जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो तो उसके ऊपर आपको क्या सोचना है, आपको प्लस आई शो करो। कैसे जरा देखो, ऑक्सीजन O+ और ऑक्सीजन है, जरा मुझे बता दो किसकी ज्यादा होगी इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी ज्यादा होगी। अगर मैं नाइट्रोजन प्लस के बारे में बोलूँ और नाइट्रोजन के बारे में बोलूँ तो किसकी ज्यादा होगी? सही है। अच्छा इन दोनों को कंबाइन कर ले, तो इन दोनों को कंबाइन कर ले तो ऑर्डर बता दो जरा माइनस आई का सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर ये दोनों को कंबाइन करने के बाद। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, ये जो भी बात कर रहा हूं मैं सब sp3 की बात कर रहा हूं, sp3 और sp3, ये जो भी बात कर रहा हूं सबके सब मैं sp3 की बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे एक बात बताओ, अब मेरा एक क्वेश्चन सुनिए, क्या ध्यान सुनिएगा बच्चों। दुनिया का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और इन दोनों का ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो भाई फ्लोरीन के बारे में तो कोई विचार करना ही नहीं है। फ्लोरीन तो हमेशा फ्लोरीन माइनस ही होता है भाई, फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, फ्लोरीन को कभी प्लस आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी होगा भी नहीं। अच्छा आप मुझे बताइए, किसी पे प्लस कब आता है? किसी भी, अगर आप कोई भी एटम लिखे, कोई भी एलिमेंट लिखे तो उस पर प्लस कब आता है?
किसी भी एटम पे प्लस तब आएगा ना जब सामने वाला उससे इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाए। भाई अगर सामने वाला उससे इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाए तो उसे प्लस आ जाता है। मुझे आप बताइए, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनने की कैपेसिटी किसी में तो है नहीं, तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन के कोई भागेगा नहीं। भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, तो फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, इसलिए फ्लोरीन पे -1 होता है। तो इस लिस्ट में इसको हटा ही देते हैं, फ्लोरीन की बातें नहीं करेंगे, फ्लोरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन भाई साहब ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन छीन के भाग तो सकता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कौन छीन के भाग सकता है? फ्लोरीन भाग सकता है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे प्लस भी आ सकता है, नाइट्रोजन पे भी आ सकता है। एक बार फिर सुन लीजिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोर जितने भी जिनकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितने भी एलिमेंट हैं, पहले तो वो पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींच के लाएंगे, कोई उनसे खींच के ले जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मान लो कि ऑक्सीजन ने प्लस चार्ज रखा, ध्यान सुनिएगा, नाइट्रोजन ने प्लस चार्ज रखा, तो ये तभी पॉसिबल है बच्चों ना जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। एक बार फिर सुन लीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे प्लस चार्ज पहले तो ये रखना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच के अपने ऊपर माइनस चार्ज रख के बड़ा सुखी रहता है। लेकिन फिर भी यदि आपने कहीं ऐसा देखा कि नहीं सर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, नहीं सर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो भाई साहब ये तभी पॉसिबल है ना जब उस कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट हो, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन मान लो, जैसे मान लो कि पहले मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा दूं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, पानी H2O में जैसे ही H+ जाता है तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया था। मैंने क्या बताया था कि ये बनाता है H3O+। क्या बनाता है ये? H3O+। अगर आप H3O+ की स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं H3O+ बना दूं जरा, ये H3O+ बन गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी बचा रहता है, गिन लो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 और 2 यहाँ पे 6, और ऑक्सीजन के पास 2 पहले से। मुझे बताओ क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? यस सर। क्या इस पे प्लस चार्ज है? यस सर। इसका मतलब ये अपने आप को माइनस कर लेगा, ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर प्लस चार्ज है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ये बर्दाश्त कर लेगा। जरा एक बात और सुनो, अमोनिया अगर कोई H+ इसको सप्लाई कर दे तो क्या बनाएगा? NH4+। जरा देख लो NH4+। भाई साहिल इधर ध्यान से देख ले, बाद में थोड़ा सा अंगड़ाई ले लियो ऐसे। मुझे बता दो क्या इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है? यस। क्यों? देखो जरा 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है बच्चों, लेकिन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी स्टेबल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक बार फिर सुनिए, दुनिया के जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बच्चों ना, सबसे पहले तो वो प्लस चार्ज नहीं रखते हैं। लेकिन यदि उसके ऊपर आपको प्लस चार्ज दिखाई देता है तो उस शर्त में दिखाई देगा जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। लेकिन तीसरा केस सुनिए, तीसरा केस मतलब कोई ऑक्सीजन हो उस पर प्लस चार्ज हो और उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तो भाई साहब तबाही हो जाएगी, तबाही आ जाएगी। ये स्ट्रक्चर ना दुनिया का सबसे हाईली स्ट्रक्चर होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। बिल्कुल मैंने क्लास में बताया था, राजू बता रहा हूँ, तांडव हो जाएगा एकदम। कैसे? जरा ये देखो, तांडव एक प्रकार का, आपको पता है तांडव एक प्रकार का डांस है जो शंकर जी करते हैं, और वो तब करते हैं जब वो गुस्से में हो, डराने के लिए ऐसा किया जाता है। कृपया इस बात को समझा जाए, ठीक है बच्चों। अगर आप चेक करेंगे तो इसके पास मात्र आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। आप देख लीजिए इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। मैं बताना चाहता हूं बच्चों, ये स्ट्रक्चर ना हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। अच्छा मान लो कि आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खूब सारी लिस्ट ऐसे बनी हो, खूब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हो, और अगर आपसे कोई पूछे बताओ साहब इसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है, अगर आपको ये दिख जाए ना तो इसको चिपका देना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है ना कि वैसे तो ये बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी बाई चांस अगर कभी आपसे पूछ लेना, तो अगर आपके पास बहुत सारे कंपाउंड और उसके बारे में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता हो ना, सबसे लास्ट में इसको लिख देना। देखो ये जो बातें बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बार फिर सुन लीजिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे कभी भी प्लस चार्ज नहीं आता है, यदि आता भी है तो उसकी एक शर्त है, उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, जैसे पानी और H3O+ और NH4+।
लेकिन यदि कभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज भी आ जाए और उसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो, तो बच्चों दुनिया का ये सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ये कंपाउंड सबसे अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो हमें जानना जरूरी था। ये ज्ञान की बात है बच्चों, क्यों? क्योंकि आगे चल के हम जो प्लस या माइनस हम जो स्टेबिलिटी पढ़ेंगे ना, उसमें ये काम आने वाला है। जरा मेरे साथ सभी क्वेश्चन जरा सॉल्व करने को तैयार हो जाइए। मैं आपको क्वेश्चन हम चलते हैं ना, मैं पीडीएफ देने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने को तैयार हो जाइए। सर कैसा क्वेश्चन बताते हैं? कैसा क्वेश्चन ये है ना कि आपको आई इफेक्ट का ना बच्चों, आपको आई इफेक्ट का डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन कैसे डायरेक्शन बताना, मैं पहले पीडीएफ पे जाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। थोड़ा सा शुरुआत में समय लग रहा है, लेकिन आप चिंता ना करें। यदि आप हमारे साथ बैठ के ना कंसेप्ट वाइज केमिस्ट्री सीखते हैं ना, तो कुछ दिन बाद देखिएगा आप प्रोडक्ट ना अपने आप बताएंगे बिना देखे। चलो बताओ क्वेश्चन क्या है। सो द डायरेक्शन ऑफ आई इफेक्ट। आपको पता ना कैसे डायरेक्शन बताते हैं, 3 कार्बन तक बताते हैं। और डायरेक्शन बताने का एक बार फिर सुन लो, जितने भी लोग इसमें नींद में हैं, जो भी हो थोड़ा सा नींद खत्म करें, एक बार डायरेक्शन का फिर से मेरी फंडा सुन लो। डायरेक्शन का फंडा क्या है? डायरेक्शन का फंडा बहुत सिंपल है बच्चों। अगर आपको डायरेक्शन बताना भी है, डायरेक्शन मान लो बताना भी है, तो डायरेक्शन का फंडा ये है, जैसे मान लो ये कार्बन की चेन, एक बार फिर सुन लो डायरेक्शन को बताने का फंडा। और अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हो जो कि प्लस आई है, प्लस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देगा। डायरेक्शन हमें ऐसे बताना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कार्बन की चेन हो और अगर आपने पहचान लिया कि साहब ये माइनस आई है, तो इसको डायरेक्शन ऐसे बनाना, बीच का जो बॉन्ड है उसमें ऐसे एरो बना देना है और 3 कार्बन तक बनाना है। ठीक है, तैयार हो? ओके डन। चलिए बताइए पहले कार्बन बताइए, कहाँ कैसे बनाए? पहले कार्बन बताइए जल्दी से, फास्ट। हेलो, पहले बताइए जल्दी से। मुझे बताइए यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन क्या है? sp2 है, sp2 है ना। और बाकी इधर वाला क्या है? sp3 है, इधर भी sp3 है, इधर भी sp3 है, और उसके ऊपर इसका ऑक्सीजन को इसको सपोर्ट भी है। इसका मतलब ये इधर से इलेक्ट्रॉन खुद खींचेगा। हेलो, समझ नहीं पा रहा यार, माइनस आई शो करेगा नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर मैं इधर से बात करूं तो इधर डायरेक्शन बनेगा, इधर से बात करूं इधर बनेगा। समझ नहीं पाए? किसको समझ में नहीं आया? धवल समझ में आया? नहीं समझ में आया? मुझे बता, तू मुझे एक बात बता दे, sp3 और sp2 में किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है? मुझे इतना बता दे। मुझे बता, ये कार्बन तुझे क्या दिख रहा है? sp2 दिख रहा है। और ये कार्बन sp3 है, और ये भी sp3 है, और ये sp3। तो साहब अगर sp2 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो ये माइनस आई शो करेगा। और माइनस आई क्या होते हैं? माइनस आई सामने से इलेक्ट्रॉन खींच के लाते हैं। तो समझ लीजिए ये ग्रुप लगा हो, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऐसे सिंबल बनाएंगे, ऐसे ऐसे 2 कार्बन तक बना लेंगे, 2 ही बना हुआ, लेकिन इधर से भी तो खींच सकता है, तो इसका इधर से बना लेंगे। हो गया आंसर। मेरी बात सुन, जहां पे तुझे माइनस आई लगा होना, तो जैसे मान लो तो माइनस आई का एक स्टूडेंट है, तो क्या करेगा? अगर तो बीच में है तो जिधर जिसको जहां जहां दिखाई देगा तो खींच लाएगा, अपनी तरफ खींच के लाएगा। लेकिन याद रखना 3 सदस्य तक खींच के ला सकता है। मान लो तो बीच में खड़ा है, इधर 2 है तो दोनों खींच ला, इधर 1 है इधर खींच ला, बात खत्म होगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा एक बात और बता दूं, NO2 के बारे में भी बताऊंगा मैं। NO2 बच्चों ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, एकदम बिल्कुल फेमस है ये माइनस आई शो करता है, बिना टेंशन का ये माइनस आई शो करता है, बिना निश्चिंत होके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मुझे बता क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। हाँ, ये माइनस है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ये प्लस आई शो करेगा, प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन 3 कार्बन तक ऐसे ऐसे जाएगा। हेलो, यहां भी। लेकिन बच्चों ये क्या है? ये तो माइनस आई है ना, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अच्छी बात है यार, उसी डायरेक्शन में जा ही तो रहा है, क्या दिक्कत है? लो, उसी डायरेक्शन जा रहा है। कुल मिलाकर सभी का डायरेक्शन नीचे की तरफ ही आएगा। जिसको भी लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, बिल्कुल ध्यान से पूछ लो। जय पटेल समझ में आ रहा है? जय पटेल? हाँ सर। स्मित पटेल समझ में आ रहा? सर
निशाल पटेल भैया समझ में आ रहा? हाँ सर। देखो एक बार फिर सुन लो, माइनस आई का ऑर्डर देख लो, NF3 का सबसे ज्यादा होता है, NF3 प्लस का, NH3 प्लस का सब, उसके बाद NO2 का, मतलब कुल मिला के इन तीनों का माइनस आई होता है, ये बात याद रखिए। वैसे ऑर्डर आपके पास है, चिंता मत करिए। अब इस क्वेश्चन को बताना है। विपुल जरा बताओ कैसे बताएं। विपुल इसका आंसर कैसे बताएं जल्दी से NO2 की तरफ एरो बनाएगा, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। नहीं, NO2 का क्वेश्चन कहाँ, ये तो पहले OH वाला है ना, ये OH वाला, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो माइनस आई, ये खींचेगा इधर से भी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ 3 कार्बन तक खींचेगा इधर से, तो इधर भी तो खींच सकता है। हो गया आंसर भाई, माइनस आई ना तो इलेक्ट्रॉन खींच के लगेगा ना अपनी तरफ, इंडक्टिव इफेक्ट है, 3 कार्बन तक लगेगा, तो साहब तुम अगर इधर जा रहे हो तो इधर भी तो जा सकते हो, क्योंकि बीच में लगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जरा नीचे देखो एक और क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन मुझे बताओ, ये तो बड़ा फेमस माइनस आई है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खींचेगा, इधर भी खींच सकता है, इधर वाला भी, इधर वाला या इधर वाला भी, कुल मिलाकर 3 कार्बन तक खींचेगा। ठीक है, मुझे बताओ नेक्स्ट वाला बताओ, साइनाइड वाला। नाइट्रोजन खींचेगा। हाँ नाइट्रोजन मतलब साइनाइड खींचेगा भाई, ये तो आपको sp है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग यही है, माइनस आई शो करेगा ही। तो ये इधर की तरफ 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 3 कार्बन तक ये इफेक्ट दिखाई देता है। चलो इसका बता दो, इसका ये क्या शो करेगा, माइनस आई यार, और क्या, माइनस आई। sp2 है, साथ में ऑक्सीजन का सपोर्ट भी है, इधर इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा 3 कार्बन तक। इसका बताओ ये क्वेश्चन, नाइट्रोजन वाला प्लस आई। ये प्लस आई शो करेगा, याद है मैंने बताया था, यदि किसी ग्रुप के पास प्लस चार्ज है तो वो प्लस आई शो करता है, और ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, रिलीजिंग ग्रुप है, उल्टा इसका साइन उल्टा बनाना है। समझ गए, सिंपल है भाई साहब, इसी को लेकर हम लगा क्वेश्चन करने वाले, ये बात याद रखिएगी, तो ये बेसिक फंडामेंटल ही आपको आना चाहिए। विपुल समझ में आया? तो ये डायरेक्शन बना लेना। अब शुरू करते हैं, जरा देखिएगा डायरेक्शन, शुरू करते हैं, इसी में बता दूं, खत्म करो बवाल को। तो एप्लीकेशन ऑफ आई इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब आई प्लस का एप्लीकेशन, थोड़ा सा मैं फास्ट बता दूं। एक बात और सुन लीजिए, मैं यहाँ पे कार्बोकेटायन आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, कार्बोकेटायन मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करिए। कार्बोकेटायन के बारे में हम बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, हम तो केवल ये बताने जा रहे हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कार्बोकेटायन कैसे स्टेबल होता है, मैं और रीजन नहीं बता रहा, फिर सुन लीजिए। कार्बोकेटायन स्पेशली पढ़ाया जाएगा, बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा मैं, है ना। तो मैं केवल इतना बताने जा रहा हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कार्बोकेटायन पे क्या फर्क पड़ता है। पहले मैं कार्बोकेटायन के बारे में सुन लीजिए, पेपर में आएगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन ऐसा कार्बन जिसपे प्लस चार्ज हो, अगर इसके पास प्लस चार्ज होता तो इसकी 3 वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी। जरा इसके बारे में विचार बताइए, क्या ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? यस सर, कार्बोकेटायन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या ये ट्राई वैलेंसी है? क्या इसके पास तीन प्रकार के बॉन्ड है, ट्राई वैलेंसी है। क्या इसका हाइब्रिडेशन sp2 है? यस सर। क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर है? ट्राइगोनल प्लेनर, भाई sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है, कोई समझा तो नहीं है? सही बात है। अगर मैं इस पे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसके पास क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकेटायन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 गिन लो ना, 3 बॉन्ड तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ठीक है। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो क्या मैं इसको लिख दूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट। तो साहब कार्बोकेटायन के इतने गुण हैं जो आपको जानना जरूरी है, कार्बोकेटायन की ये गुण है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो मुझे बताओ, अगर हमारे पास कोई कार्बोकेटायन है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बेचारा बहुत दुखी है, बेचारा बहुत दुखी है, तो मुझे बताइए, तो क्या मैं इसके पास यदि प्लस आई का ग्रुप लगा दूं, तो क्या प्लस आई के ग्रुप की प्रेजेंस में ये अपने आप को सुखी फील करेगा? तो क्या कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? इसका मतलब प्लस आई की प्रेजेंस में किसी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना। लेकिन अगर मान लो माइनस आई का ग्रुप लगा हो तो तब इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेचारा ये वैसे दुखी है, माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और खींच के उसको दुखी कर देगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल है। क्वेश्चन करें, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो मैंने ये आपको बारे में बता दिया। देखिए ये सब लिख दिया मैंने। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताओ बच्चों, ये पहला क्वेश्चन, ये 3rd डिग्री कार्बोकेटायन है। 3rd डिग्री कार्बोकेटायन मतलब ये कैसा कार्बोकेटायन है जिसके पास 3 मिथाइल ग्रुप है, ये 3rd डिग्री कार्बोकेटायन है। ये 2nd डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये मिथाइल कार्बोकेटायन है। तो यदि मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो बच्चों ये कार्बोकेटायन है, इसी की स्टेबिलिटी चेक करनी। तो मुझे बताओ क्या ये जो ग्रुप लगा इसका प्लस आई लगेगा? मिथाइल एल्काइल है ना, क्या ये भी ग्रुप का प्लस आई लगेगा? क्या इस ग्रुप का भी प्लस आई लगेगा? बच्चों इस कार्बोकेटायन को 3 प्लस आई जो लग रहा है वो 3 प्लस आई लग रहा, 3। जरा इसके बारे में विचार करो, इस कार्बोकेटायन के बारे में। इसका ये प्लस आई लग रहा है, ये प्लस आई लग रहा है, इसका 2 जगह प्लस आई लग रहा है, इसका केवल यहां से प्लस आई लग रहा है इस कार्बोकेटायन को, यहां तो कोई नहीं लग रहा। तो यदि मैं पूछूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो आप क्या बोलेंगे? सर सबसे ज्यादा स्टेबल 3rd डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि उसको 3 जगह से प्लस आई सप्लाई हो रहा है। इसका 2 डिग्री ऑर्डर है, इसका 1 डिग्री मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल होगा। बात समझ में आ रहा? अच्छा, अगर मैं इसी प्रश्न को, मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं इसी प्रश्न को कार्बोकेटायन की जगह अगर कार्बोनाइन ले लिया होता तो क्या ये ऑर्डर उल्टा हो जाता? ऑर्डर उल्टा हो जाता ना भाई। कार्बोनाइन क्या है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो अगर मैं इसी ऑर्डर को ले लेता तो सबसे ये उल्टा ऑर्डर हो जाता ना, उल्टा ऑर्डर। बात समझ में आ रहा? अच्छा, अगर मैं इसी प्रश्न को यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल ले लेता तो कार्बन फ्री रेडिकल के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो ये चाहता कि हमारे पास अधिक से अधिक प्लस आई ग्रुप लगे हो, तो उसका भी ऑर्डर यही होता। क्यों? क्योंकि प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसके पास 3 प्लस आई सप्लाई करेंगे, इसके पास 2 प्लस आई सप्लाई करेंगे, इसके पास 1 प्लस आई सप्लाई करेंगे। तो बच्चों जो ऑर्डर आपने कार्बोकेटायन का पढ़ा है वही ऑर्डर कार्बन फ्री रेडिकल का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बेचारे दुखी हैं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए और दोनों को इलेक्ट्रॉन प्लस आई ही सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यदि कभी भी आपको कार्बोएनायन चाहिए, स्टेबल करना है, तो बच्चों प्लस आई तो कार्बोएनायन को स्टेबल नहीं अनस्टेबल करता है, तो माइनस आई इसके पास होना चाहिए। मैं कल आपको पढ़ा चुका था। फिलहाल तो मैं आपको कार्बोकेटायन पढ़ा रहा हूँ, उसी की बात करते हैं। तो बच्चों एक बात सुन लीजिए, यदि कभी भी आपको ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन के बारे में पता चले ना, वो तो ड्यूट्रियम का जो ड्यूट्रियम का जो प्लस आई होता है वो ज्यादा होता है। हाइड्रोजन के समस्थान आइसोटोप्स में ड्यूट्रियम का जो प्लस आई होता है वो ज्यादा होता है। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, ये मिथाइल कार्बोकेटायन है, ड्यूट्रियम कार्बोकेटायन, ड्यूट्रियम मिथाइल कार्बोकेटायन। हाँ, तो बच्चे इन दोनों में मान लो पूछे कि बताओ कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, तो साहब इसका प्लस आई ज्यादा है, इसका प्लस आई ज्यादा है, तो सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना? ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस मैंने इस हाइड्रोजन को ना हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूट्रियम से रिप्लेस कर दिया है। और ड्यूट्रियम का आपको पता है प्लस आई ज्यादा होता है, मैंने यहाँ नीचे ऑर्डर भी लिख दिया। जरा तीसरा क्वेश्चन के बारे में विचार करिए, ध्यान सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन जरा सब लोग देखिए। तीसरे में 4 क्वेश्चन स्टेबिलिटी बताना है। मुझे बताओ ये कार्बोकेटायन के जस्ट बगल में देखो सबके सब मिथाइल है, इस कार्बोकेटायन के बगल में एक ड्यूट्रियम मिथाइल है, इस कार्बोकेटायन के बगल में 2 ड्यूट्रियम मिथाइल है, और इस कार्बोकेटायन के बगल में 3 ड्यूट्रियम मिथाइल है। मुझे बताओ ये कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा अपने आप को सुखी फील करेगा? 4th वाला। क्यों? क्योंकि ड्यूट्रियम का प्लस आई सबसे ज्यादा होता है भाई। ड्यूट्रियम स्पेशली लग गया ना तो उसका प्लस आई सबसे ज्यादा होता है। 4th, उसके बाद 3rd, फिर 2nd, फिर 1। सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। एल्काइल का ज्यादा होता है, लेकिन एल्काइल में भी यदि ड्यूट्रियम लग जाए तो उसका और ज्यादा हो जाता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो बच्चों कार्बोएनायन की बात करता हूं। कार्बोएनायन बहुत सिंपल प्रश्न है। कार्बोएनायन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जिसपे माइनस चार्ज है उसे कार्बोएनायन कहते हैं। सही है। मुझे बताओ कार्बोएनायन का मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज है, क्या ये ट्राई बैलेंसी है? यस सर। क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है? यस सर। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं बच्चों तो मुझे बताओ यहाँ पे 2, ये 2 4, ये 2 6 और इस माइनस का मतलब 2, मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है। क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसके पास माइनस आई का ग्रुप हो ना तो कार्बोएनायन स्टेबल होता है। लेकिन यदि आपने गलती से इसमें प्लस आई लगा दिया ना, प्लस आई, तो ये कार्बोएनायन ज्यादा अनस्टेबल होता है। कैसे? मुझे बताओ। जैसे मान लो ये कार्बोएनायन है और इसके जस्ट बगल में आपने कोई प्लस आई लगा दिया, प्लस आई, तो प्लस आई क्या करता है? ये उल्टा इलेक्ट्रॉन देगा, और ये उल्टा इलेक्ट्रॉन देगा तो ये दुखी कर देगा। लेकिन अगर मान लो कि आपने माइनस आई लगा दिया तो क्या करेगा? माइनस आई इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये न्यूट्रल होगा, तो ये सुखी हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल फंडा है ना। क्या सिंपल है? यदि कोई कार्बोकेटायन है तो प्लस आई उसको स्टेबल करेगा, सिंपल सी बात है। यदि कोई फ्री रेडिकल है
यदि कोई फ्री रेडिकल है तो उसको भी प्लस आई स्टेबल करेगा। लेकिन अगर कार्बन आयन का केस आ जाए तो बच्चों उसको माइनस आई स्टेबल करता है। अच्छा, इन दोनों का उल्टा भी कर देना। उल्टा मतलब अगर माइनस आई होगा तो कार्बोकेटायन को अनस्टेबल करेगा। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, केवल बस ये जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये माइनस आई है, इसको स्टेबल करना, कार्बन आयन को हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो बच्चों यहाँ पे 3 प्लस आई मिलके इसको सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन आयन स्टेबल तब होता है जब इसके बगल का पड़ोसी में माइनस आई है। तो माइनस आई तो है नहीं। जब माइनस आई नहीं है तो कम से कम ये भी तो नहीं होना चाहिए इसके बगल में प्लस आई हो, वो भी ना होना चाहिए। जैसे मुझे बात बताओ, चलो ठीक है, इसके बगल में कोई भी माइनस आई नहीं है, लेकिन ये सुखी तो है, इसके बगल में कहीं कहीं प्लस आई भी तो नहीं है ना भाई। इन तीनों से तो ठीक ही है, बढ़िया ही है। इसके पास देखो जरा, इसके पास 2 प्लस आई है, इसको अनस्टेबल कर रहा है। इसके पास 1 प्लस है, अनस्टेबल कर रहा है। तो यदि मैं कार्बन आयन की बात करूं तो लिस्ट ये हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया। एक बात याद कर लेना कि जो भी कार्बन आयन होगा ना, उसके पास जितना भी क्राउडेड होगा, क्राउडेड मतलब जितनी भीड़ भाड़ होगी ना, वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल, अनस्टेबल होता है। एक बार फिर सुनिए, यदि कोई कार्बन आयन, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी SN1 SN2 में, आपने सुना भी होगा। यदि कोई कार्बन आयन है बच्चों ना, उसके पास जितने भी क्राउडेड होगा, जितना भीड़ होगा ना, वो उतना ज्यादा दुखी होगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन यदि कोई कार्बोकेटायन है, उसके ज्यादा जितनी भीड़ होगी ना, वो उतना ज्यादा सुखी होगा। है ना, सिंपल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन, मेरी बात सुनिएगा। जैसे बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन हमें बताना है कि इन दोनों में स्टेबल कौन सा है। जैसे ये कार्बोकेटायन है, कार्बन आयन है, और ये भी कार्बन आयन है। हमें बताना है इन दोनों में कार्बन आयन में कौन ज्यादा स्टेबल है। लेकिन बच्चों इस कार्बन आयन में थर्ड कार्बन पर, यहाँ पे थर्ड कार्बन पर देखिए, या तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस थर्ड कार्बन पे NO2 है। NO2 का माइनस आई लगता है, और इस माइनस आई के कारण ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसलिए अच्छा, थर्ड भी एक और है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेकेंड पे लगा हुआ है। तो बच्चों मैंने एक बात बताई था, क्या इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, इंडक्टिव इफेक्ट की जो वैल्यू वो कम होती जाती है। तो बच्चों मुझे बताइए, ये पास में है, ये थोड़ा दूर है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो जो पास में सबसे ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन आयन। जो उसके दूर वाला वो ज्यादा स्टेबल है, भाई उसमें कम से कम NO2 लगा भी तो है, और इसमें तो कुछ भी नहीं लगाती है, सबसे कम हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि आप कोई ग्रुप लगाते हैं तो डिस्टेंस भी चेक करिए। डिस्टेंस मतलब जो सबसे करीब में होगा वो ज्यादा इफेक्ट शो करेगा, और जो सबसे दूर में होगा वो कम इफेक्ट शो करेगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बताना है कि इन दोनों में सब में सबसे ज्यादा कार्बन आयन कौन से स्टेबल है। ये कार्बन आयन, ये कार्बन आयन, ये कार्बन आयन, ये कार्बन आयन। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे जो ये फ्लोरीन माइनस आई लगाता है ना, जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो माइनस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई। लेकिन बच्चों ये इतनी डिस्टेंस पे है, ये बिल्कुल करीब में है, ये ज्यादा लगाएगा। ये थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, ये और बढ़ गया। तो मुझे बता दो सबसे ज्यादा क्या सेकेंड वाला स्टेबल होगा, कार्बन आयन, उसके बाद फर्स्ट वाला, फिर थर्ड वाला, फोर्थ वाला सबसे बेकार। क्यों? डिस्टेंस ज्यादा है ना भाई। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू कम हो जाती है ना। तो ये बात हम भी याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे 3 मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, NO2 का ना माइनस आई सबसे ज्यादा होता है। ये बात याद रखिएगा, फ्लोरीन से भी ज्यादा होता है NO2 का। जब ऑर्डर चेक करेंगे ना, तो उस ऑर्डर में NO2 सबसे आपको आगे ही मिलेगा, है ना। तो बच्चों जैसे मान लो ये 3 नंबर पे ये भी है, 3 नंबर पे ये भी है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है। तो बच्चों इसका माइनस आई ज्यादा, इसका माइनस आई थोड़ा कम है, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अब इसी प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा एक्सेप्शन है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। क्या एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देखिएगा बच्चों। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में NO2 है, लेकिन वो थर्ड कार्बन पे है। इसमें जो फ्लोरीन है वो 2 कार्बन पे है। तो अभी मैंने बताया NO2 का ज्यादा तो होता है, लेकिन बच्चों मतलब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है ना कि जो ये भले ही फ्लोरीन का आई इफेक्ट बहुत ही वीक है, मतलब वीक है NO2 से, लेकिन चूंकि ये करीब में है ना, पास में है ना, पास में है, और ये दूर है, तो बच्चों जो पास वाला होता है ना उसका इफेक्ट ज्यादा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी भी आपको डिस्टेंस और स्ट्रेंथ मतलब ताकत में दोनों में कंपैरिजन करना पड़े, दोनों में कंपैरिजन मतलब देखो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा था, ये ज्यादा ताकतवर है NO2, फ्लोरीन कम है। लेकिन जब कभी भी आपको डिस्टेंस और स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करना पड़े बच्चों ने, तो हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। हमेशा डिस्टेंस को ज्यादा प्रेफर देना चाहिए हमको।
मेरी बात समझ में आ गया? एक बार फिर देख लो, ये फ्लोरीन करीब था इसलिए ज्यादा ही इफेक्ट शो करेगा, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखेगी, एक्सेप्शन भी है, ये बात याद रखेंगे, मैंने नीचे लिख भी दिया है। जब कभी आपको स्ट्रेंथ के बारे में और डिस्टेंस में लफड़ा हो तो हमेशा डिस्टेंस वालों को प्रीफर करना चाहिए, ये पास में है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन लिख दिया हूँ, मैं आप में नहीं लिखा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ वो क्वेश्चन लिख लें। कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, है ना, कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लीजिए, क्वेश्चन करा दूँ कार्बन आयन का, और फ्री रेडिकल भी बता देता हूँ। ये कार्बन आयन का वैसे इंडक्टिव इफेक्ट समाप्त हो गया है, हम लोग कल दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन फ्री रेडिकल बता देता हूँ, बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करा दो मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखता हूँ कौन इसका आंसर बताता है। अच्छा, इस संडे तो मान लो मैं पेपर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपका बोर्ड का भी पेपर है, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, कुछ बच्चों को बोर्ड के एग्जाम देने हैं, बोर्ड मतलब केमिस्ट्री के बोर्ड का है। लेकिन जब अगली बार मैं पेपर बनाऊंगा ना तो थोड़ा सा अच्छा पेपर बनाऊंगा, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब सभी क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। जरा मुझे इसका आंसर बताइए, इसका आंसर यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया, और यहाँ मैंने फ्लोरीन लगा दिया। अब ये पहला वाला कंपाउंड है फर्स्ट कार्बन है, और ये दूसरा वाला कार्बन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोनों में स्टेबल कौन सा है? दूसरा वाला। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। तो जरा मुझे बताओ, क्या हम एक नियम बना सकते हैं, क्या नियम बना सकते हैं कि सेम डिस्टेंस पर यदि नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा हो, कौन सा वाला, यदि मैं कार्बन आयन माइनस आई की बात करता हूँ, माइनस आई ज्यादा हो, और भले ही आपको ज्यादा ताकतवर इधर दिखाई दे, तब आप उसको ही प्रेफर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा हो। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, दो चीज हमेशा काम आएगा पेपर जब भी सॉल्व करें, ठीक है। तो बच्चों जरा एक बात कर लेते हैं, फ्री रेडिकल तीसरा, स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल, बड़ा सिंपल है। फ्री रेडिकल में सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल मतलब कार्बन फ्री रेडिकल, रेडिकल में समझते हैं ना, ज्यादा ध्यान सुनो, कार्बन या रेडिकल, ठीक है। मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, या देखिए R1 R2 और R3, और क्या मैं यहाँ पे एक फ्री रेडिकल लगा दूं? सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि इलेक्ट्रो नेगेटिव है, कौन बताएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये बात तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव ये न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है उस पर प्लस आपको दिखाई देगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब उस पर निगेटिव दिखाई देगा। साहब ये बनता कैसे है आपको पता है ना? बताया तो था, जब कभी मिथाइल, मान लो मिथाइल के बीच में ये दोनों बॉन्ड बराबर टूट जाए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो भाई साहब जब इन दोनों में झगड़ा नहीं हुआ तो किसी को प्लस किसी पर माइनस नहीं आएगा। ये प्लस माइनस थोड़े है, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, बात खत्म। तो सब कभी ये गलती मत करना, ये धोखा मत करना, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है। खैर कोई बात नहीं। अब मुझे जरा इसका दूसरा उपाय बताइए, मुझे बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? 2 4 2 6 और 1 7, टोटल 7 है ना, ठीक है। मुझे हाइब्रिडेशन बता दीजिए, हाइब्रिडेशन क्या होगा इसमें, इसका हाइब्रिडेशन? अरे साहब इसका हाइब्रिडेशन sp2 ही तो होगा, इसमें ये लोन पेयर थोड़े इसको काउंट करेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड ही तो है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। भाई साहब ये याद रखना, ये पेपर में आ चुका कई बार, हम टेस्ट में जरूर देंगे, ये बता देते हैं। कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका हाइब्रिडेशन, इसका ज्योमेट्री सब पूछेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। मुझे बताओ क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? भाई साहब अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, तो ऑक्टेट नहीं पूरा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मुझे बता दो क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल दूं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये लो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और मुझे बता दो अगर ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट है, तो अगर मैं इसके पास प्लस आई का ग्रुप चिपका दूं, यदि इसके पास प्लस आई का ग्रुप प्रेजेंट हो, किसके पास? कार्बन फ्री रेडिकल के पास, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि प्लस आई इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे और यही चाहता है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। बात समझ में आ रहा? प्लस आई इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे और ये स्टेबल होता जाएगा। लेकिन अगर इसके पास माइनस आई हो तो, अगर इसके पास माइनस आई तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जरा एक क्वेश्चन कर लो, वही क्वेश्चन कर लेते हैं सेम। वैसे मैंने ये नोट्स में लिख दिया, आप चिंता ना करें, ये मैंने सब नोट्स में लिख दिया है।
और ये प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कितना ध्यान रखेंगे, sp2 ये सब ट्राई करो प्लेन जो भी हो। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करते क्वेश्चन कर लो। मुझे बता कार्बन फ्री रेडिकल है, ये देखो 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई, 3 प्लस आई है, इसका भी प्लस आई लगता है भाई, इसका भी प्लस आई लगता है और इसका भी प्लस आई लगता है। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल के बाद 3 प्लस आई है, मतलब ये 3rd डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है, ये 3rd डिग्री है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका प्लस आई और इसका प्लस आई, 2 प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे 2 प्लस आई लग रहा है, तो ये 2nd डिग्री फ्री रेडिकल है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो जरा मुझे बता दो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसे है। तो मुझे बता केवल यहाँ पे एक ही प्लस आई लग रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें? 3 सबसे ज्यादा बोलेंगे डिग्री। सब 3rd डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल फ्री रेडिकल। कुल मिला के मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी बता दिया है, इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी समाप्त हो चुकी है। एक बार फिर सुन लीजिए, सब मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ध्यान सुनना। इंडक्टिव इफेक्ट में कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तभी होता है, इसमें केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्लाइटली डिस्प्लेस होता है किधर की तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए उसमें पार्शियल चार्ज बनते हैं। यह परमानेंट इफेक्ट होता है, यह 2 प्रकार का होता है, एक प्लस आई एक माइनस आई। ये इफेक्ट 3 कार्बन तक दिखता है, चौथे कार्बन पे ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इसको दिखाने का तरीका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में होता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो प्लस आई होता है। बहुत सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं है। प्लस आई और माइनस आई का मैंने आपको जो तरीका था सिखा दिया हूँ। इसके कुछ ऑर्डर है बच्चों, इसके कुछ ऑर्डर है जो मैंने आपको शीट दिया है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ शीट से वो ऑर्डर आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो पहला तो खत्म हो चुका, पहला मैंने पूरा बता दिया पहले पे। अच्छा एक बात फिर सुन लीजिए, मैंने आपको कार्बोकेटायन नहीं पढ़ाया अभी, मैंने आपको कार्बोनाइन भी नहीं पढ़ाया, मैंने आपको कार्बन फ्री रेडिकल भी नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा। मैंने तो बस इतना बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये कैसे सुखी होता है, ये कैसे स्टेबल होता है, बस। बाकी इसके बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, कृपया आप ये ना समझे कि मैं ये पढ़ा चुका हूँ, मैं केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चे ये पहला समाप्त हो गया। अभी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो सब लिखे हुए आप चिंता ना करें, नोट्स साथ में कंप्लीट करते रहे। पहला समाप्त हो गया। अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ दूसरा है, उसका नाम है रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेटिंग मतलब मेसमेरिक इफेक्ट। और मैं पढ़ाने से पहले आपको बता दूं जिसका नाम है रेजोनेंस, इसको हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है रेजोनेंस। वैसे मैं आपको रेजोनेंस पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं जरा बिल्कुल ध्यान सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। आप जब रेजोनेंस हमसे सुनेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं साहब मुझे कितनी बातें नहीं पता थी या कितनी बातें मुझे गलत पता थी, है ना। मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनना एकदम। बच्चों सबसे पहले मैं बेंजीन के आप जरा देखिएगा, जब बेंजीन की स्ट्रक्चर किसी के सामने, मान लो निशांक पटेल तुम्हारे सामने बेंजीन की स्ट्रक्चर आई, जब तुम्हारे सामने बेंजीन की स्ट्रक्चर आई तो निशांक पटेल के मन में क्या आएगा? निशांक पटेल के मन में ये आएगा कि सर बेंजीन में ना 3 डबल बॉन्ड होते और 3 सिंगल बॉन्ड होते, ये निशांक पटेल ने सोचा था मन में, है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान सुनिएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ लंबाई होती है वो आपका 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है जरा सब लोग ध्यान से बिल्कुल सुनिए, रेजोनेंस किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले मैं रेजोनेंस के बारे में बता दूं, वैसे मैं रेजोनेंस कॉन्जुगेशन पढ़ा चुका हूं, फिर भी इसके बारे में थियरी बताना बाकी है कि रेजोनेंस आया कहां से, है ना। और कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों वो आपकी होती है 1.33 एंगस्ट्रॉन होती है। ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता है, ये सभी को पता है कि ऐसा कुछ होता है। तो जब ये बेंजीन आपके सामने आया होगा निशांक पटेल, तो तुम्हारे मन में ऐसा आया होगा आंसर कि सर इसमें 3 तो डबल बॉन्ड है जो कि इस तरह जो कि बॉन्ड लेंथ 1.33 एंगस्ट्रॉन का होगा, और इसमें 3 सिंगल बॉन्ड है जो कि सर 1.54 एंगस्ट्रॉन का होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया ना बाई एक्सपेरिमेंट मतलब जब बेंजीन में चेक किया गया, बाई एक्सपेरिमेंट इन बेंजीन, जब बेंजीन में देखा गया बच्चों ना, तो सभी की बॉन्ड लेंथ ना बिल्कुल सेम थी, सभी की बॉन्ड लेंथ ना बच्चों बिल्कुल सेम थी, और वो 1.39 एंगस्ट्रॉन थी।
तो सर लोगों ने सोचा भाई ऐसा क्या हुआ। एक बात और सुन लीजिए, आपको अच्छे से पता है, मैंने बताया था कि केकुले ने बोला था, केकुले ने कि साहब ये जो अंदर का जो डबल बॉन्ड है ना, ये डिलोकलाइज होता, घूमता रहता है। घूमता मतलब ये डबल बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। इसका मतलब इसकी एक और स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ऐसे देखिए ध्यान से, ये स्ट्रक्चर ऐसे होती है। ठीक है, एक बात और सुनिए बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर आपको पता अच्छे से क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है सिंगल बॉन्ड के लिए 1, डबल बॉन्ड के लिए 2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3। लेकिन जब बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर चेक किया गया ना, बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन में जब बॉन्ड ऑर्डर चेक किया गया ना, तो बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर आया ना बच्चों, वो 1.5 आया। आश्चर्य की बात, बेंजीन का कोई भी बॉन्ड ऑर्डर ना तो सिंगल था ना तो डबल था। सिंगल से ज्यादा था, डबल से कम था, सॉरी डबल से ज्यादा था, सिंगल से कम था। तो बच्चों अब ध्यान से सुनना, जब भी कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर गड़बड़ हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर का डाटा ये भी गड़बड़ हो जाए, और उस मॉलिक्यूल को दिखाने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े, समझ लेना वहां रेजोनेंस। भाई मुझे एक बात बताओ, आपको जब बेंजीन मिलेगा तो आपके मन में क्या ख्याल आएंगे कि सर बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब कभी एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा नहीं था, बेंजीन के सभी बॉन्ड लेंथ सेम थे। आपके मन में ये आया होगा कि सर बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर 2 और 1 भी होगा क्योंकि 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड है, लेकिन बेंजीन के सभी का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 था। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में ना तो कोई बॉन्ड डबल है ना तो कोई बॉन्ड सिंगल है, बेंजीन ऐसा है, बेंजीन ऐसा है, एक बॉन्ड तो ऐसा है और बाकी सब जगह ऐसे पॉइंट फॉर्म ऐसा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बेंजीन ऐसा है, ऐसा आपने देखा होगा ना, बेंजीन ऐसा बनाया जाता है, ऐसा 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 है बेंजीन। तो एक बार फिर सुन लीजिए, जैसे जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत हो, पहली बात, जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ आप जो सोचते हैं उससे अधिक मिले, मतलब आपने जो एक्सपेक्ट किया था, आपने जो सोचा था उससे अलग मिले, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर का भी जो आपने विचार किया था वो भी अलग मिले, तो समझ लेना कुछ मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ मामला है, और वो गड़बड़ मामला है रेजोनेंस का। बच्चों इसी से रेजोनेंस की बात बताई गई। क्यों? क्योंकि बेंजीन का जब एक्सपेरिमेंट किया गया ना, तो बेंजीन में कोई भी बॉन्ड ना तो डबल मिला ना तो सिंगल मिला, बेंजीन के सभी बॉन्ड ना 1.5 ऑर्डर के मिले। 1.5 ऑर्डर का मतलब सिंगल बॉन्ड से कम, डबल बॉन्ड से ज्यादा। 1.5 ऑर्डर का मतलब कोई भी बॉन्ड ना तो सिंगल बॉन्ड था ना तो डबल बॉन्ड था, और बेंजीन की सभी बॉन्ड लेंथ ना बच्चों सेम मिली। सेम मतलब देखो जरा, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी होती है, लेकिन बेंजीन की बॉन्ड लेंथ सबकी 1.3 एंगस्ट्रॉम मिली, सबकी। इसका मतलब बेंजीन में ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना तो कोई सिंगल बॉन्ड है। तो बच्चों इस प्रकार का कोई भी मामला हो तो समझ लेना कि वहां पर रेजोनेंस होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, वैसा रेजोनेंस तो मैं कल ही बताऊंगा, कल मतलब जब भी क्लास मिले। एक बार फिर सुन लीजिए, जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत हो, क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि कभी स्टूडेंट ने ये स्ट्रक्चर भी बनाया होगा अपनी कॉपी में और कभी ये भी बनाया होगा। इसका मतलब यदि मुझे बेंजीन को समझाना है तो इन दोनों स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। पहली बात, एक स्ट्रक्चर से हम बेंजीन को नहीं समझा सकते। तो जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े, जब भी उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है, जो आपने विचार किया था मन में, एक्सपेरिमेंटली से कुछ ज्यादा मिले या कम मिले, कुछ अलग मिले, बॉन्ड ऑर्डर का भी डाटा आपको गड़बड़ मिले, तो समझ लीजिए उस मॉलिक्यूल में कुछ न कुछ मामला है, और वो मामला आपका रेजोनेंस का है। इसे रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेंस। अब ऐसा क्यों होता है आपको अच्छे से पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से घूमता है और घूमने के कारण ही एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, इसीलिए ऐसा रेजोनेंस होता है। इसीलिए बॉन्ड लेंथ ना तो डबल मिलता ना तो सिंगल मिलता, सब सेम मिलता है। क्यों? क्योंकि सभी जगह पाई इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है।
और आप जब भी देखेंगे ना सब जगह बॉन्ड लेंथ आपको सेम मिलेगा। एक बात और सुन लीजिए, रेजोनेंस में कोई भी बॉन्ड लेंथ ना तो सिंगल मिलेगा तो ना तो डबल मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। डबल से ज्यादा ही मिलेगा, सिंगल से कम मिलेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो आप बता सकते हैं कि सर सिंगल वाला ना वो बॉन्ड थोड़ा सा लंबा होता है, डबल वाला बॉन्ड थोड़ा सा छोटा होता है। मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली आपको इंफॉर्मेशन दे भी दिया है। तो बच्चों रेजोनेंस बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। रेजोनेंस के बारे में विचार हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। वैसे मैंने आपके मन में कुछ आइडिया विचार तो भर ही दिया, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस के बारे में साइंटिस्टों ने कैसे सोचा, क्या विचार किया, तो ऐसे ही रेजोनेंस के बारे। अच्छा, रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी मॉलिक्यूल में पाया जाता है, और हर मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होगा। किस मॉलिक्यूल में होगा? जिस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हो ना बच्चों, उसी मॉलिक्यूल में ये सब लफड़ा आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा तो उसमें लफड़ा आएगा, यही लफड़ा आएगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का पहला ऑर्डर समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। मैंने आपसे बोला था प्लीज जो भी लोग कोचिंग करते हैं कृपया मुझे इन्फॉर्मेशन दें, ताकि मैं थोड़ा सा इस अक्टूबर में, थोड़ा सा, केवल अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा अक्टूबर में नंबर ऑफ क्लास बढ़ा दो जिससे केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको भी तकलीफ ना हो। भाई आपका भी तो कोर्स पूरा हो जाएगा, मैं कंप्लीट कर दूंगा तो आपको केमिस्ट्री अच्छी आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हम लोग SN1 SN2 की तरफ बढ़े, और ये तभी होगा जब GOC फर्स्ट समाप्त हो, क्योंकि GOC 2 में SN1 SN2 सभी प्रकार की रिएक्शन है जो अभी आप बोर्ड में पढ़ रहे होंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। हम लोग कल मतलब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। कृपया अपने कोचिंग की इन्फॉर्मेशन दे दे, केवल टाइमिंग दे, बाकी हम लोग उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।